नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 और 12 के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपको औद्योगिक नीति सरकार के द्वारा क्यों लाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, वो सब आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे थे। वहाँ कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा मिला था, फैक्ट थोड़ा बहुत कम मिला था। अब 2016 का जब औद्योगिक नीति आज हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा यहाँ फैक्ट बहुत ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट तो जो हम लोग औद्योगिक नीति 2001 और 12 में समझे वही सब कॉन्सेप्ट है। थोड़ा बहुत जो भी नया चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन हुआ वो सब चीज़ आपको यहाँ पे हम बताते चलेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट क्यों होने वाला है, ये पूरा वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा ही चलेगा। अगर हम उसको एक आधा मिनट में डिस्क्राइब करके बताएं कि क्यों होने वाला है, तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि पीवाईक्यू हम एक सेपरेट वीडियो में तो बता दिए हैं इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आज क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे या आपको समझाएंगे और समझाने के दौरान ये भी बताएंगे कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बनाए जाते रहे हैं और आगे आने की संभावना है। नहीं तो विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि बिना मतलब का पता ही नहीं चल रहा है इससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको पढ़ते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हम बार बार कहते हैं मेहनत में विद्यार्थी का कोई कमी नहीं है, लेकिन आप सही जगह मेहनत कीजिएगा तब उसका आउटपुट मिलेगा, और नहीं तो मेहनत करते रह जाइएगा और आपको आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पहले बोलते थे कि जिस भी टॉपिक का आप वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल में, उस टॉपिक का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा ऐप में, वहाँ पे आप जाइए और उसको सॉल्व कीजिए। इस टॉपिक का भी 91 एमसीक्यू हम लोग टेस्ट में डाले हुए हैं, उसे जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करवा के भी बताएंगे कि कैसे हर टॉपिक को पढ़ा जाता है, उसका एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है हम कितना समझे कितना नहीं समझे। हम बार बार कहते हैं टेस्ट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है आप गलत कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं, और जब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं तो आप उस पर काम कीजिएगा। और जब हम अपने गलतियों पे काम करते हैं तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जो नए विद्यार्थी हैं उन लोगों को हम बता दें, प्रबोध पत्रिका नाम से हम लोगों का जो चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट बना है, मिशन जेपीएससी 2026। बिना लाग लपेट के हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का हर एक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं। वैसे टॉपिक यहाँ पे केवल छोड़े गए हैं जो झारखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के अंतर्गत ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को कंपाइलेशन वीडियो भी इन तीनों का मिल जाएगा। तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर आपको पढ़ा के दे दिए, बता के दे दिए, उसका क्वेश्चन भी कंपाइलेशन दे दिए, उसी तरह से जेपीएससी पेपर 2 का भी यहाँ पे कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, सीक्वेंस वाइज अगर देखना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं और बहुत कम टाइम में पीवाईक्यू के साथ, एमसीक्यू के साथ जो है इस पूरे पेपर को तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा हम टाइम भी नहीं लेंगे। जितना दूसरे जगह आप टाइम देते हैं ना, उससे हमको लगता है बहुत कम टाइम दे के ही आप दूसरा पेपर जो है जेपीएससी का वो तैयार कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं झारखंड की इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016। 2001 और 2012 के बारे में हम आपको बताएं कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे जरूर देख लीजिए अगर आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं तो, या हमारे चैनल से अगर तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और इस टॉपिक पे कमांड बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आगे यहाँ पे आपका काम करेगा। कॉन्सेप्ट अगर नहीं पकड़िएगा तो फैक्ट याद करने में या रटने में ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। तो चलिए यहाँ आज हम लोग यहाँ जो है जानने का प्रयास करते हैं कि औद्योगिक नीति 2016 में क्या क्या जो है सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए। सरकार ऐसी कौन सी नीति बनाई जिससे वो ये सोच रही थी कि उद्योगपति आकर्षित होंगे और यहाँ पे आके उद्योग लगाएंगे। आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया, उसका निष्कर्ष यही ना निकला कि अगर कोई उद्योग जो है झारखंड में आता है तो सबसे पहले फायदा होता है गवर्नमेंट का। पहला फायदा गवर्नमेंट का इसलिए होता है क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे आती है तो वो जो है प्रॉफिट जनरेट करती है। सामान्यतः प्रॉफिट जनरेट ही करेगी। कोई निजी इंडस्ट्री आएगा तो वो तो प्रॉफिट के लिए ही आता है, तो ज़्यादातर लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उस प्रॉफिट का कुछ भाग जो है रेवेन्यू के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार को जाता है, तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया कि अगर कोई भी इंडस्ट्री किसी एरिया में लगता है तो वो एरिया भी डेवलप होता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, और भी बहुत सारे जो हम कह सकते हैं एरिया है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कुल मिला के हम कहें एक शब्द में तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ बताया भी गया है कि कहाँ कहाँ देखने को मिला है। हाँ, इसके कुछ लूफॉल्स भी है, नेगेटिव पार्ट भी देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट जो है तो सरकार उसमें भी काम करती है कि इन्वायरमेंट को कैसे नुकसान ना हो। यही सब चीज़ तो पॉलिसी में बताया जाता है कि ऐसा क्या करे कि इसका मिसयूज ना हो या कोई इंडस्ट्री यहाँ पे आए तो उससे यहाँ के लोगों को फायदा ही हो, नुकसान किसी का ना हो। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आपको जो है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये
हो सकता है थोड़ा बहुत धुंधला होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर झारखंड को संपूर्ण रूप से आपको समझना है तो ऐप में जाइए, वहां पे आपको ई बुक मिल जाएगा झारखंड का, मात्र 11 रुपये में दे रहा है, सारा चीज मिल जाएगा। 550 पेज के आसपास का है, 538 पेज, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको ये सब चीज वहां पे मिल जाएगा, या सिंपली आप औद्योगिक नीति 2016 झारखंड का डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। बस उसमें हाईलाइटेड जो हम यहाँ पे किए हैं वो हाईलाइटेड नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वीडियो देखिएगा तो हो सकता है उसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है इंट्रोडक्शन। ये सबसे पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन है। अब कोई भी इंट्रोडक्शन अपना परिचय दे रहा है तो परिचय में अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता है कि हम क्या है। यहाँ पे औद्योगिक नीति अपना परिचय दे रहा है। तो औद्योगिक नीति क्या होता है, उद्योग यहाँ पे लगे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी ला रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जाएगा ना कि हमारा क्या विशेषता है, कोई उद्योगपति अगर झारखंड में आ रहा है तो क्यों आएगा, ये सब चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि हम लोग भारतीय संघ के 28वां राज्य है और 15 नवंबर 2000 को हमारा उदय होता है। तो इस तरह से ये 2016 का नीति है और उसके फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ये बताया गया। आगे लाइन में बताया जाता है कि हमारे यहाँ अगर आप आते हैं तो 40% जो मिनरल्स है पूरे देश का वो हमारे यहाँ ही आपको मिलेगा। हम सभी जानते हैं इंडस्ट्री वहां पे बैठता है जहां पे रॉ मटेरियल होता है। आप देख लीजिए अभी जमशेदपुर में टाटा कंपनी जो है वो स्टील जो फैक्ट्री है वो बैठा हुआ है वहां पे। तो क्यों, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में कई सारे ऐसे जगह हैं, कई सारे ऐसे खान हैं जिसमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो रॉ मटेरियल नजदीक होगा तो कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे क्या होगी, सेट करेगी या वहीं पे ही वो क्या करेगी, अपना फैक्ट्री लगाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग तो पूरे देश का 40% मिनरल्स जो है वो अपने यहाँ, या झारखंड एक छोटा सा स्टेट है लेकिन 40% मिनरल्स जो है हमारे यहाँ ही है। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज कीजिए, यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, प्रॉफिट जनरेट कीजिए, आप भी फायदा कीजिए। प्रॉफिट होगा तो जो प्राइवेट कंपनी होगा उसको भी फायदा होगा और साथ ही साथ उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार को दीजिएगा तो सरकार भी उस पैसा का खर्च यहाँ की जनता के ऊपर करेगी, कल्याणकारी काम करेगी। और अगर कोई फैक्ट्री लगता है तो आसपास के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होता है, इंप्रूव होता है। तो इसीलिए अट्रैक्ट करने के लिए सब नीति जो है वो लाया जाता है। तो 40% के बारे में बताया गया। अब यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि कुछ और चीज यहाँ पे बताया गया। अट्रैक्ट, आपको क्या करना है, आकर्षित करना है। जैसे हम लोग आजकल क्या देखते हैं, टीचर्स जो है वो बताते हैं कि हमारे में क्या क्या क्वालिटी है। जैसे हम लोग भी अपना अपना विशेषता बताते हैं कि आप हमारे चैनल में आइएगा तो आपको क्या क्या चीज जो है वो मिलेगा जो दूसरे के यहाँ नहीं मिलता है। तो उसी तरह से झारखंड का जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है वो बताने का प्रयास कर रही है कि हम जो है टॉप लेवल पे हैं किस चीज के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे बताया गया फर्स्ट प्रोडक्शन इन कोयल, माइका, काइनाइट, कॉपर। तो ये सब हमारे पूरे इंडिया में हम टॉप रैंक पे रखते हैं। अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2016 का नीति है तो 26 से कंपेयर मत कीजिएगा, 2016 के अनुसार ही सोचने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा बहुत रैंकिंग आपको आगे पीछे पूछेगा, दिखेगा यहाँ पे, लेकिन आपको पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के अनुसार, तब इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है। और बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगा। तो बोला जा रहा है कि हमारे स्टेट में 40% मिनरल्स है और उसमें भी कोल, माइका, काइनेट, कॉपर और कॉपर में हम लोग जो है टॉप रैंकिंग रखते हैं पूरे इंडिया में प्रोडक्शन में। तो ये चीज से सवाल बनाया जा सकता है जो कि अभी हम बताएंगे भी बना के। दूसरा चीज यहाँ पे बताया गया है दूसरा पैराग्राफ में कि झारखंड जो है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को इसलिए इंप्रेस करने का प्रयास करती है या इसलिए वो उसे बुलाने का प्रयास करती है क्योंकि इससे क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है, जो कि अभी आपको हम बताने का प्रयास किया। दूसरा चीज है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव होता है यहाँ की जनता का, और इंप्रूव हुआ भी है, वो चीज भी यहाँ पे बताया गया। जहां जहां इंडस्ट्री झारखंड में लगी है वहां के आसपास के लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होते हुए दिखा है। हम बार बार कर रहे हैं, हर चीज का एक दूसरा पक्ष भी होता है। अगर कहीं पे इंप्रूवमेंट हुआ है तो जो है विस्थापन के कारण लोगों का जीवन भी थोड़ा बहुत क्या हुआ है, परेशानी में आया है। तो उन सब मुद्दों पे हम लोग जब विस्थापन नीति पढ़ेंगे, पुनर्वास नीति, तो वहां पे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो वो सब चीज जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है तो कहाँ कहाँ हुआ है, सवाल यहीं से पूछा जाएगा। जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया है। रामगढ़, पतरातू, हजारीबाग का जो एरिया है, लातेहार,
चंदवा का जो एरिया है, और रांची लोहरदगा का कुछ एरिया, बोकारो और चंदन कियारी धनबाद गिरिडीह का जो एरिया है, उसके आसपास के लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हुआ है। ये चीज यहाँ पे दिया गया है। आपको ज्यादा यहाँ पे नेतागिरी नहीं करना है, जो डॉक्यूमेंट में दिया है उसको पढ़ना है, और इससे किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं वो अभी हम बता के भी बताएंगे, दिखा के बना के भी यहाँ पे लाए हैं, वो दिखाएंगे भी। आप केवल धैर्यपूर्वक देखिए, इसे क्वेश्चन आपको बनाना है। अगले पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो पूरा पता चलेगा कि इसी को पढ़ते 4 घंटा लग गया। तो हम जो इंपॉर्टेंट है वो बॉक्स में घेरे हुए उसी को पढ़ के आपको बताएंगे। आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो ये चीज मिल जाएगा ऐप में, आप जाके पढ़ सकते हैं, या गूगल भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। आगे बताता है कि हम लोग जो है 20 से 25% टोटल स्टील प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है उसका खुद करते हैं। मतलब समझ रहे हैं, अगर 100 किलो जो है स्टील का उत्पादन होता है पूरे देश में, तो अकेले हम 20-25% जो है स्टील का उत्पादन राज्य में करते हैं, यानी झारखंड राज्य में करते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ पोटेंशियल है कि हम स्टील हब बन सकते हैं, वो चीज यहाँ पे बताया गया है। ये सब क्यों बताया जा रहा है, आपको पिछले वीडियो में ही आपको कॉन्सेप्ट देने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये सब बता के किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। उन लोगों को लगेगा अच्छा ये सब चीजें, ये लोग फर्स्ट 40% मिनरल्स है, मतलब बहुत सारे मिनरल्स यहाँ हमको रॉ मटेरियल के रूप में मिल जाएंगे, यहाँ पे हम किसी भी तरह का इंडस्ट्री क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और सरकार भी बहुत सारा इंटेंसिव अभी इंसेंटिव देगी, तो उसको भी आगे बताया जाएगा। तो वो सब के कारण वो लोग आकर्षित होते हैं, यहाँ पे आते हैं। इससे स्टेट को भी फायदा होता है और यहाँ के रहने वाली जनता को भी फायदा होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फैक्ट ढूंढना है जिससे सवाल बना सकते हैं। अभी 25 मीट्रिक टन जो है वो स्टील का प्रोडक्शन होता है, ये चीज भी यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है। तो आगे और आप लोग आइएगा यहाँ पे और उद्योग लगाइएगा, तो और भी हम लोगों की यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम लोग और भी टॉप लेवल पे जा सकते हैं जहां तक अभी हम लोग पहुंचे हैं। तो इससे क्वेश्चन भी बनाया जाता है। अभी देखिए 40% वाला है, ठीक है, इजी फैक्ट है, लेकिन आता तो है, यही सब पढ़ते हैं तो मिलता है। उसके बाद औद्योगिक नीति 2001 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो यहाँ 2000 दिया हुआ था। अभी ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा, औद्योगिक पार्क नीति। अगर वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा धैर्यपूर्वक तब, और अगर केवल इंटरटेनमेंट वाले वीडियो देखने का मन करता है तब फिर देखते ही रह जाइए। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो था वो पूछा गया था कौन सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा जो है वो सही नहीं था, और पहला और चौथा जो था वो सही था। तो पहले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। अब देखिए हम क्यों बोल रहे थे कि बार बार कि आप हमारे वीडियो को पहले देखिए, फिर ऐप पे जाइए और टेस्ट दीजिए। आप कहिएगा कि टेस्ट बेचने के लिए ये सब आप लोग करते ही हैं, तो देखिए हर चीज़ हम यहाँ क्वेश्चन आपको बता भी देंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर भी हम तुरंत बता देंगे, आंसर हाईलाइटेड भी क्या है, आपको मेहनत भी नहीं करना होगा। तो आप अगर 99 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहेंगे, 100-150, हम क्या बोले थे कि झारखंड का पेपर 2 तैयार करने के लिए मात्र हम ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म का बात करें तो आपको बोले थे 161 रुपये खर्चा करना है, 99 का टेस्ट लेना है, 11 रुपया का डिटेल नोट्स लेना है, 51 रुपया का माइंड मैप लेना है, और ये जो फ्री में वीडियो दिया जा रहा है उसको आपको सीक्वेंस वाइज केवल देख लेना है। अब क्या 150-200 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हैं, पूरा पेपर आपका कवर किया जा रहा है। लेकिन वही चीज है, अब दूसरे जगह जाके 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 150-200 रुपया मांगा जाएगा तो आप उसको चेक नहीं कीजिएगा कि क्या हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, अपना अपना सोच है, अगर आपको लगता है तो आप देखिएगा, और नहीं तो अभी हम जो बता रहे हैं कम से कम वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तभी बने हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी स्किप कर दिए होंगे। लोगों को इंटरटेनमेंट वाला क्या चाहिए, वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया, हम हमेशा हर क्वेश्चन में डाल दिए हैं औद्योगिक नीति 2016 के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे डाटा जो है वो 2016 में अलग थे, वर्तमान में अलग है। तो ये जब रहेगा तभी आपको ये सब डाटा को क्या करना है, दिमाग में रखना है, नहीं तो ये सब डाटा जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया ये तो डाटा अभी भी चेंज नहीं हुआ, 40% वाला वो बहुत आसान है। दूसरा चीज अभी हम क्या बोले कि 2016 के अनुसार झारखंड में भारत के किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आज हम बोल रहे हैं कि इससे सवाल बनाया जा सकता है, बना के भी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बोलेंगे या बोलते ही है कि इससे सवाल बनाया जा सकता है, उस सवाल को आप ऐप में जाके बनाइएगा। अब देखिए हम वीडियो में आप चीज़ें देखिएगा, फिर ये सब क्वेश्चन आप ऐप में जाके बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमसे नहीं बन रहा, उस पर काम कीजिएगा, आपका इंप्रूवमेंट अपने आप देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको समझाने के लिए इस वीडियो में हम ये सब क्वेश्चन को डाले हैं। चलिए, तो कोयला, अभ्रक, काइनाइट और तांबा जो है उसमें हम लोग फर्स्ट स्थान जो है वो रखते हैं, आंसर ई होगा। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है कि इस औद्योगिक नीति के अनुसार झारखंड के देश के कुल स्टील उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो 20 से 25% जो है वो उत्पादन करता है। तो इस तरह से हम लोग हर टॉपिक को पढ़ाते हैं, पढ़ने के बाद या समझाने के बाद उससे रिलेटेड आपको MCQ दिया जाता है, ताकि आप जो पढ़े हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये खुद
आपको भी समझ में आ जाए। कभी कभी हमको खुद भी नहीं समझ में आता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको लगता है कि समझ में तो सभी कुछ आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो पता चलता है बनता ही नहीं है। तो ये सब कब आपको पता चलेगा? जब आप टेस्ट दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आगे जो पैराग्राफ है उसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझेंगे। हम बार बार कर रहे हैं, पूरा लाइन हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना होगा तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम कुछ डाटा निकालेंगे जिससे सवाल बन सके, और बल्कि बना के यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं। आगे बताता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, माइंस एंड जियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, झारखंड स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, JIIDCO। अब फुल फॉर्म पूछ सकता है जब PPP का, तो ये सब का भी फुल फॉर्म क्या कर सकता है? पूछ सकता है। JSMDC, सिंगल विंडो सोसाइटी एंड झारक्राफ्ट। झारक्राफ्ट के बारे में तो पूछा भी गया है, अभी हम आपको बताएंगे भी। आर मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड सम ऑफ देम आर कैश सरप्लस। कहने का मतलब यहाँ जितने भी संस्था के बारे में बात किया गया वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकीकरण में राज्य का क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। राज्य में ये अपना योगदान दे रही है, जिसमें कुछ तो कैश सरप्लस भी है, यानी उससे प्रॉफिट भी हो रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है IADA के बारे में, यहाँ पे ही कहीं लिखा होगा, हाँ, जो दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बोला जा रहा है गवर्नमेंट एकदम क्या है? कमिटेड है किस चीज को प्रोवाइड करने में, कि हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय सुविधा देंगे और फैसिलिटी देंगे। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया में। और ये मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग IADA के नाम से जानते हैं। अब सवाल बस इतना ही बनेगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में इंटरनेशनल लेवल का जो फैसिलिटी देने का काम किया जा रहा है, या जो फैसिलिटी दिया जाता है, उसका देख रेख जो है वो कौन सी संस्था करती है? तो IADA करती है। IADA का फुल फॉर्म क्या है? वो सब आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। मन करता है आप आगे भी क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। हम जो यहाँ पे हाईलाइट किए वही आपको पढ़ के बताएंगे, और जो सवाल बनाए हैं उसको हम आपको समझाएंगे, ताकि पता चलेगा कि हाँ, इससे सवाल बनाया जा सकता है। सवाल देखिएगा तो पता चलेगा कि सवाल बनाया जा सकता है। झारखंड औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार झारखंड में औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी आपको बताया गया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IADA के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद है जिडको का फुल फॉर्म। अभी हम बोले कि रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है 19 अप्रैल को, उसमें PPP का फुल फॉर्म पूछा गया है। आपको और भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ फुल फॉर्म भी अगर हमको किसी का मिल रहा है तो वो चीज को भी याद रखना है, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो जब पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि वाह, इससे इस तरह के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और इस तरह से अगर किसी टॉपिक को तैयार कीजिएगा तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आपके लिए आसान होगा। कम समय में भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है लगभग 30% जो है झारखंड का ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड विथ हाई बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट के बारे में दिया है। फिर से हम इस बार जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं। 19 अप्रैल को हुआ था, उसमें पूछा गया था कि झारखंड में फॉरेस्ट कितना प्रतिशत है, लेकिन वहां पे आपको एग्जैक्ट परसेंट नहीं पूछा गया था, वो पूछा गया था किसके किसके बीच है, तो 20 से 30% के बीच है, यही उसका आंसर था। तो ये सब चीज जो है आपको 2016 से पढ़ते आ रहे हैं। 2016 का पढ़िएगा, 21 का पढ़िएगा, फॉरेस्ट के बारे में जब वन के बारे में पढ़िएगा तो वहां पे भी पढ़िएगा। तो ये सब चीज जो है आपको हर एक चीज इस तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिलता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं गाइड बुक से जहां तक बचना हो बचने का प्रयास कीजिए और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़िए, और नहीं तो उन सारे नोट से पढ़िए जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से या ऑथेंटिक बुक से बनाए जाते हैं। नहीं तो अभी देखिए रहे ना कि क्लेम करना है तो ऑथेंटिक सोर्स आप ढूंढ के लाइए, कहां से लाइएगा अगर ऑथेंटिक सोर्स आप नहीं पढ़े हुए रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग लैंडलॉक्ड देख रहे हैं कि चारों ओर से जो है समुद्र तो है नहीं, झारखंड में लैंडलॉक है सभी तरफ से। तो अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो हमारे लिए कौन सा सबसे अच्छा यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, एक्सपोर्ट जो पॉइंट है वो, तो यहाँ बताया गया कोलकाता, हल्दिया और पारादीप के। ये हमारे नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस झारखंड से पार करना है, बंगाल जाना है, उड़ीसा जाना है और हमको ये सब पोर्ट जो है मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं दूरी तय करते हैं तो हमको ये सब मिल जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत आसानी से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो चीज दिया है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स यहाँ पे भी बनाया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि हम जो है साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो यही चीज ना बताने का प्रयास कर रहा है।
फिर से हम बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट पकड़िए, रटिए मत। यहाँ पे सरकार कह रही है कि आइए हमारे यहाँ मिनरल्स है, इसको यूज कीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि इंडस्ट्री लगाने में आपको क्या करेंगी, सहायता करेंगे। अभी सिंगल विंडो और भी बहुत सारा चीज़ जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चर्चा हुआ है ना, वो आगे और भी डिटेल वाइज आपको यहाँ पे हम बताएंगे, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। हम आपका सहायता करेंगे, आपको बहुत सारे इंसेंटिव देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम आपके एरिया को आप भी डेवलप कीजिएगा और हम भी प्रयास करेंगे कि उस एरिया को डेवलप करें, यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है यहाँ के लोगों का उसको इंप्रूव करें। आप कोई चीज का विनिर्माण कीजिएगा, कोई चीज बनेगा तो वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा ना। तब तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं तो उससे फायदा कहां से निकलेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम जगह बता रहे हैं कि ज्यादा दूर भी नहीं है मार्केट, अब थोड़ा सा निकलिएगा और इस तरह के आपको पोर्ट मिल जाएंगे, वहां से आप साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कीजिए, वहां पे आप बेची चीजों को, वहां से प्रॉफिट कमाइए, हमको कुछ रेवेन्यू दीजिए और अपना जो प्रॉफिट है वो आगे बढ़ाते चलिए, अपना कंपनी का एक्सपेंशन अब करते चलिए। तो ये सब चीज यहाँ पे देखना है। तो आपको याद क्या करना है कि हमारे नजदीक एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा सबसे नजदीक का पोर्ट है, तो कोलकाता, हल्दिया और पारादीप है। आगे यहाँ पे बताया जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है हमारे यहाँ से पास हो रहा है। अब इतना बड़ा हाईवे है, तो हाईवे पास हो रहा है तो इससे क्या फायदा होगा, तो कोई भी चीज जो है वो बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। रॉ मटेरियल भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या देश के दूसरे हिस्से में, अगर आपको दूसरे देश में नहीं बेचना है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बेचना है, तो देश के दूसरे हिस्से में चीज़ों को बेचिएगा। तो वहाँ पे भी जाने के लिए हमारे राज्यों से हाईवे गुजर रहा है, जहाँ से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में चीज़ों को भेज सकते हैं और सामान को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है वो झारखंड से पास होता है, वेरी क्लोज टू सम सिटीज। आपको पूछा जाएगा कौन कौन सिटी से नजदीक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है वो पास हो रहा है। धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और बरही। तो ये चीज को याद रखना है, ये जेपीएससी के जो है अनुसार सवाल बनाए जा सकते हैं, जेपीएससी इससे सवाल बना सकती है, ठीक ना। आगे यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे आसपास में बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है और छत्तीसगढ़ है। अगर हम जो है पड़ोसी राज्य के बारे में देखें, जो कि कंबाइंड पॉपुलेशन टोटल भारत का लगभग 25% है, तो आसपास हमारे बहुत सारे जनसंख्या है। आप कुछ ऐसे चीजों का प्रोडक्शन कीजिए जो इन लोगों का काम का हो, आप आसपास में ही बेच दीजिए और अपना क्या कीजिए, प्रॉफिट कमाइए। तो देख रहे हैं किस तरह से उद्योगपति को आकर्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आओ हमारे यहाँ, तुम यहाँ पे आएगा, प्रोडक्शन करेगा तो तुमको भाई फायदा ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए सुविधाएं भी हैं। थोड़ा सा दूर जाइएगा तो आप विदेश में चीज़ों को बेच सकते हैं। हमारे यहाँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है सुपर हाईवे जो है उससे जुड़ा हुआ कई सारे सिटी है, आप उसके आसपास से भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों में भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आसपास में जो स्टेट है वो टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का 25% है। आप यहाँ पे भी चीजों को बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब उसको क्या किया जा रहा है, फायदा गिनाया जा रहा है। किसी आप कहीं पे भी बिजनेस करने जाइएगा तो पहले देख लीजिएगा ना भाई, वहाँ पे अगर हम बिजनेस करने जाएंगे तो हमको फायदा होगा कि नुकसान। तो औद्योगिक नीति में यही सब बताया जाता है उद्योगपतियों की, भाई यहाँ पे आएगा तो तुमको फायदा ही होगा, ठीक ना। और कोई फायदा अगर किसी को फायदा हो रहा है तो उससे सरकार को भी क्या होगा, फायदा होगा। अब कंपनी ही लॉस में जाएगी तो सरकार का भी क्या होगा, लॉस ही होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसका निर्माण करती है और ये कनेक्ट करती है किसको। अब फिर से वही चीज है, पूछा जाएगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो किसको किसको कनेक्ट करती है। तो झारखंड जो है उसको कनेक्ट करती है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो ये जो कॉरिडोर है इसको कनेक्ट करिए, यानी कि अगर इस कॉरिडोर की सहायता से हम बंगाल की चीज को कहाँ भेजना चाहे, राजस्थान, तो आसानी से भेज सकते हैं। अगर झारखंड की चीजों को अगर हम पंजाब भेजना चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मतलब कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे है, वो चीज यहाँ पे बताने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और थोड़ा बहुत हम लोग अमाउंट लगाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएंगे और वहां से साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बने, कैसे बनेगा, अभी पढ़ रहे थे, पढ़ के पार हो जाते, आपको पता नहीं चलता कि इससे क्वेश्चन आएगा तो हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन टेस्ट में जाते तो पता चल जाता कि हम याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आज यहाँ पे बता रहे हैं, आगे वाले वीडियो में उम्मीद करते हैं जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे या जो भी टॉपिक अभी तक पढ़ा चुके हैं उसका क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे बोला गया है 2016 की नीति के अनुसार निर्यात उन्मुख इकाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए झारखंड के निकटतम बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो अभी आपको बताएगा कोलकाता, हल्दिया और पारादीप है। दूसरा चीज यहाँ पे बताया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे झारखंड के किन प्रमुख शहरों के करीब से गुजरता है, तो ये कहां से गुजरता है, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और बरही से गुजरता है। फिर पूछा गया है कि इस नीति के अनुसार कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है झारखंड से होकर गुजरता है,
तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर, आपको ये भी पूछ सकता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर में किस किस स्टेट को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए आप एक ऐप में आइए, 99 रुपया केवल आपको खर्च करना, और केवल इस टॉपिक का नहीं मिलेगा। झारखंड का कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैराथन, इकोनॉमिक सर्वे का अगर आवश्यकता पड़ा तो उसका भी क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर एक चीज जो झारखंड से रिलेटेड है हम वहां पे प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ दे भी दिए और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ वहां पे आपको देते रहेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, अगर इस नीति को लाया गया है तो इस नीति का कुछ तो उद्देश्य होगा, तो वो उद्देश्य को यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर है उसका फेवरेट डेस्टिनेशन हम बनाए, किसको, झारखंड को। मतलब अगर आपको पूछा जाए कहाँ जाना है भाई घूमने के लिए, तो जैसा कि आप बोलते हैं ना कि हमको विदेश जाना है या देश के कोई एक बहुत ही मतलब जो चर्चित जगह है वहां आप जाने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे झारखंड इस तरह से नीति बनाने का प्रयास कर रही है, झारखंड सरकार इस तरह का नीति बनाने का प्रयास कर रही है कि इन्वेस्टर अगर सोचे कि अगर कहीं पे हमको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले दिमाग में क्या है, झारखंड है, वहीं पे जाना है और वहीं पे हमको इंडस्ट्री लगाना है, वहीं पे इन्वेस्ट करना है और वहां पे अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। सरकार को भी फायदा पहुंचाएंगे, वहां की जनता को भी फायदा पहुंचाएंगे। तो कभी कभी हम हर बार कहते जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आम जनता का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है उसके बारे में तो हाईलाइट किया गया है, लेकिन आप सोशल मीडिया इधर उधर अगर रियलिटी में जाके देखिएगा तो कई सारे लोगों को इंडस्ट्री लगने से नुकसान भी हुआ है। तो फिलहाल हम क्या बोले, आपको अभी एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसलिए यहाँ पे जो लिखा है उसको आप पढ़िए, समझिए, और क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे उसको आप चेक कीजिए, बाकी चीज़ों में अभी नहीं उलझना है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले है इन्वेस्टर को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका क्या हो, फेवरेट डेस्टिनेशन हो, इसका हम प्रयास करेंगे। प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द स्टेट। हम सस्टेनेबल मतलब ऐसा भी नहीं, यहाँ पे ही देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सस्टेनेबल शब्द सब क्या होने लग गया, आने लग गया। सतत रूप से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, मतलब ऐसा किसी चीज का यूज करेंगे कि आने वाले भविष्य के लिए भी वो चीज क्या रहे, बचा हुआ रहे, इन्वायरमेंट को भी ज्यादा नुकसान ना हो, और सभी कैटेगरी आगे बताया भी जाएगा, ST SC OBC जो पिछड़े हुए यहाँ के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको भी ध्यान में रख के ये औद्योगिक नीति क्या किया गया है, बनाया गया है, जो कि आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाता है तो टाइम बॉन्ड में, टाइम मतलब होता है ना कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, आप 100 करोड़ लेके आ रहे हैं उधारी में, अब पता चला कि आपको जमीन के अधिग्रहण में भी 4 साल लग गया, तो 100 करोड़ का आपका ब्याज फालतू का आप 4 साल दिए, वहां तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो इस तरह से आपको परेशानी ना हो, इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा। कोई भी काम एकदम टाइम बाउंडेड होगा, अगर हमको 1 महीना में करना है तो करना है, जैसे भी क्लियरेंस देना है दीजिए आप। बेस्ड ट्रांसपेरेंट वर्किंग मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट क्लियरेंस, अगर प्रोजेक्ट क्लियरेंस में किसी तरह का परेशानी आ रहा है तो यहाँ पे बताया गया, स्पष्ट नीति में बता दिया कि एकदम आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट वर्किंग होगा, क्या क्या काम हो रहा है हर चीज आपको वेब पोर्टल में क्या होगा, दिखेगा। ऐसा नहीं है कि फिर वही बात है, सरकारी बाबू ये नहीं कहेगा कि इस टेबल से उस टेबल जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो खर्चा पानी करना होगा, ये सब जो है हम नहीं होने देंगे, ये सरकार कह रही है। दूसरा चीज है टू एस्टेब्लिश लिंकेज बिटवीन लार्ज इंडस्ट्री एंड MSME जो है एक्सिलरी इंडस्ट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है उसको MSME से, जो छोटे उद्योग है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं जो बड़े इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं वो MSME से लेंगे, इससे MSME से का भी ग्रोथ होगा, छोटे उद्योग का भी ग्रोथ होगा, और बड़े इंडस्ट्री जो चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे। या उससे संबंधित जो है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में ही बनाया कि टाटा अगर कोई क्या करती है, जो कार है वो बनाती है, तो कार का सीट बनाने वाला कंपनी वहीं पे रहेगा, तो उससे उसको टाई अप करवा दिया जाएगा, तो टाटा उससे सीट ले लेगी, टायर ले लेगी, या जो चीज टाटा नहीं बनाती वो चीज उससे क्या कर लेगी, ले लेगी। तो दोनों जो है वो कोऑर्डिनेशन से चलेंगे और फायदा में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया जाता है, ये भी इंश्योर किया जाएगा कि पार्टिसिपेशन हो किसका, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। इसीलिए हम बोले ना कि जब नीति बनता है तो सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब का हो, शेड्यूल्ड कास्ट का हो, अदर अनप्रिविलेज्ड जो सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के है, उसका भी इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या हो, भागीदारी हो। कहने का मतलब है कोई उद्योग यहाँ पे लग रहा है तो हर कैटेगरी के लोगों को वहां पे थोड़ा बहुत हम भागीदारी देंगे। इस चीज को भी इस नीति में सुनिश्चित करने का या उद्देश्य रखा गया, ये उद्देश्य है ना, उसी चीज को यहाँ उद्देश्य में आपको बताया गया। देखिए MSME एक्ट भी जो 2000 यहाँ पे दिया गया है कि इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी MSME एक्ट 2006, तो ये सब भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। तो कुछ हमसे अगर छूट जाता है, खुद से भी थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा तो
वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि देखिए सामने वाला तो रास्ता बताएगा, आपको मेहनत खुद से करना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है उसको देखिए। पहला बोलता है इस नीति के अनुसार प्रोजेक्ट क्लियरेंस बनाने का उद्देश्य के लिए किस तरह के कार्यतंत्र का बनाने का उद्देश्य रखा गया है। तो समयबद्ध, वेब आधारित, मतलब वेब पोर्टल में रहेगा और टाइम बाउंडेड रहेगा और पारदर्शी रहेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा। क्यों अटका है ये आपको भी पता चलेगा और सामने वाला को भी पता चलेगा कि इस कारण से अटका है। तो सामने वाला, कभी कभी होता है ना कि क्यों पेपर आपका अटका है आपको पता ही नहीं चलता है, बोलेगा है ना अटक गया है, अब ये लाओ वो लाओ वाला चक्कर में है। तो ये सब चीज नहीं रहेगा, इससे परेशानी नहीं जो है किसी उद्योगपति को नहीं होगा। दूसरा सवाल पूछा जाता है इस उद्योग नीति के अनुसार किन के बीच लिंकेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। अभी आपको बताया कि जो लार्जर जो उद्योग है, जो लार्जर इंडस्ट्री है, उसको एमएसएमई या जो अनुषंगी उससे मिलते जुलते जो उद्योग है उससे हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो दोनों साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे पूछा गया है औद्योगिक नीति के अनुसार जो औद्योगिक पार्क है के निर्माण किस मोड के तहत करने का प्रस्ताव दिया गया। ये वहीं पे दिया होगा, छूट गया होगा, चलिए ठीक है। हम बोले ना कि पढ़ने के दौरान कभी कभी क्या हो जाता है, छूट जाता है, तो उसको खुद से भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। उद्यमी निजी ज्वाइंट वेंचर मॉडल जो है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी का फुल फॉर्म अगर क्या किया गया था, पूछा गया था। तो हम बोले ना एक बार आप तैयारी कर लीजिए, जैसा अभी हम बता रहे हैं उस अनुसार आपको परेशानी नहीं होगा। और इतना कम टाइम में पेपर 2 जो है, जितना हम लोग अभी आप जाके देखिए 40 से पार वीडियो आपको अभी देखने को मिल जाएगा। तो इतना कम टाइम में आप लोगों को कोई भी पेपर 2 का तैयारी नहीं करवाएगा। यूट्यूब में आप देख लीजिए, एक से एक यूट्यूबर हैं या टीचर्स भी हैं, लेकिन कोई भी सीक्वेंस वाइज किसी टॉपिक को पूरा कंप्लीट नहीं करता है। बहुत अपवाद ही आपको देखने को मिलेगा कि पूरा झारखंड कोई कंप्लीट करके दे दिया हो, पूरा झारखंड का एमसीक्यू कंप्लीट करे। डेली कुछ एमसीक्यू लेके आते हैं, आपको बताते हैं, तो आपको इससे क्या होगा, परेशानी होगा। आज 100 क्वेश्चन बनाना है, कल 200, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसको हम रिवाइज करें, किसको। हम आपको देखिए हमारे चैनल में आइएगा तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, पूरा जो केमिस्ट्री है आपको बता दिए हैं, साइंस के जितने भी जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बता दिए हैं, या चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आपको कंपाइलेशन वीडियो दे दिया गया। झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर तीनों का कंपाइलेशन वीडियो दिए हैं। सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंबाइन करके आपको दिया गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, और सबका हम कंपाइलेशन दिए हैं। जीएस फॉर जेएसएससी करके जो होता है उस टॉपिक को हम पढ़ाए भी हैं, कंपाइल करके भी दिए हैं, उसका भी एमसीक्यू आपको कंपाइल करके दिया गया है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइज वे में आपको चीजें मिले जिससे आपका टाइम जो है ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, थोड़ा इंटरटेनमेंट आपको इस चैनल में कम देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है और फैक्ट के साथ चीजों को यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। कम टाइम में अगर तैयारी करना है तो यहाँ पे आप इस चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं यानी प्रेफर कर ही रहे होंगे। जिसको नहीं देखना है, इंटरटेनमेंट लेना है, वो इंटरटेनमेंट चैनल में चल रहे होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे बोलता है आगे। झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, मतलब एक बोर्ड का यहाँ पे बात किया गया है, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, JIPB, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, हैज बीन अप्रूव्ड टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। मतलब इस संस्था को बनाया गया है, इस संस्था के पीछे क्या कारण है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग, मतलब निवेश को यहाँ पे आके करे, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करेगी, एडवाइस करेगी कि सरकार आप ऐसे करो वैसे करो। तो इससे क्या होंगे, उद्योगपति आकर्षित होंगे और हमारे राज्य में आके वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा चीज है कुछ ऐसा काम करना जिससे वर्ड ऑफ माउथ जो है अच्छा जाए। मतलब हम कहीं पे जैसे पिक्चर होता है ना, वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है कि कोई पिक्चर जो है ज्यादा प्रमोशन भी नहीं किया गया, लेकिन लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो गया, लोग बोल रहे हैं वाह क्या पिक्चर है, तो वो पिक्चर का प्रमोशन ज्यादा हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्लॉकबस्टर हो जाता है। और कोई जो है बहुत ज्यादा प्रचार किया गया, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जो है खराब आ जाता है कि मूवी जो है बहुत खराब है, तो वो मूवी पिट जाती है। तो उसी तरह से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाती है, निवेश करती है, और वो अगर कहीं जाके या दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को वो यहाँ के बारे में कुछ गलत एक्सपीरियंस वो बताती है, तो फिर कोई दूसरा इन्वेस्टर जो है वो नहीं आएगा। और कोई इन्वेस्टर ये कहेगा कि झारखंड गए थे, वहाँ तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ, हमारा जो कोई भी क्लियरेंस था, प्रोजेक्ट क्लियरेंस था, उसमें किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ, बहुत आसानी से हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हमारा अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो कोई दूसरा इन्वेस्टर भी यहाँ पे क्या होगा, आएगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे बताया गया इनका काम। तो याद रखिएगा, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है उसका काम क्या है, वो चीज आपको अति हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल हो सकता है वो ये कि इस बोर्ड के जो ऑनरेबल जो अति होते हैं, चीफ
पैट्रोन करके दिया है, मतलब मुख्य संरक्षक इसका होता है। मुख्य संरक्षक जो होंगे वो कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे। तो आपको पूछा जाएगा झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं? तो चीफ मिनिस्टर होते हैं। फिर केवल संरक्षक कौन होते हैं? तो ऑनरेबल इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री होगी वो मिनिस्टर होंगे, वो होंगे। मिनिमम 10 और मोर सीनियर मोस्ट रेपुटेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे क्या करना है? आपको बुलाना है। तो वैसे लोगों को आपको इस पैनल में रखना होगा जो खुद उस फील्ड से जुड़े हुए हैं। आपको कोई चीज पढ़ाना है तो टीचर करना आप क्या कीजिएगा? वहां पे टीम बनाएगा। उसी तरह से उद्योगपति को आपको क्या करना है? आकर्षित करना अपने स्टेट में। तो उद्योगपतियों का एक क्या बनाइएगा? पैनल बनाइएगा। वो आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो ये सब रहते हैं मिनिस्टर जो रहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी है, ज्यादा उनका दिमाग वहीं पे चलता है। तो ये लोग ओरिजिनली गाइड करेंगे इनको और बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए, तो ज्यादातर इन्वेस्टर जो है यहाँ पे आना क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। चीफ सेक्रेटरी जो है इसके मेंबर होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री माइंस एंड जियोलॉजी विल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ JIPB। तो आपको इससे सवाल बनाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। देयर विल बी स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक कमिटी 5-7 मेंबर फ्रॉम द इंडस्ट्री हेडेड बाय द इंडस्ट्री कैप्टन्स ओनली। कहने का मतलब है सेक्टर वाइज, जैसे स्टील का एक अलग सेक्टर बन जाएगा तो उसके लिए अलग है, हैंडीक्राफ्ट का अलग है, तो इस तरह का भी हम क्या कर सकते हैं? कमेटी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये जो बोर्ड है झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तो ये बोर्ड अगर बना हुआ है तो ये बोर्ड काम भी तो करेगा, आपस में बैठक भी तो यहाँ पे होगा, वो लोग डिसाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है कि मीटिंग ट्वाइस इन अ ईयर। पूछा जा सकता है कि एक साल में JIPB का जो बैठक है वो कितने बार होता है? 2 बार होता है। टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। यहाँ तो ऊपर ही बता दिया गया है कि इस बोर्ड का काम ही क्या है कि स्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग जो है उपाय बताएंगे। तो कम से कम ये याद रखिएगा कि साल में ये लोग 2 बार क्या करते हैं? बैठक मिनिमम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं, यहाँ बस क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए। JIPB के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरा है JIPB में सरकार द्वारा कितने प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को सदस्य के रूप में नॉमिनेटेड किया जाता है? तो 10 का किया जाता है, अभी आपको बताया। तो यही ना बोल रहे थे, पढ़िए फिर क्वेश्चन बनाइए। तो ज्यादातर लोग को लगता है कि कोर्स बेचने के लिए, टेस्ट बेचने के लिए लोग बोलते हैं भाई नहीं दीजिएगा तो आप ही को फायदा नहीं होगा। हर चीज हम फ्री में नहीं दे सकते हैं, ठीक ना, या कोई भी नहीं दे सकता है, उसको भी तो सारा चीज को क्या करना है? मैनेज करके चलना है। अब यहाँ पे दिया गया है आगे कि JIPB की बैठकों में शामिल होने वाले उद्योग सदस्यों को किस तरह का दर्जा दिया जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है राज्य अतिथि स्टेट गेस्ट स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। आगे सवाल पूछा गया है, काफी सवाल बन सकते हैं अभी जो हम लोग पढ़े कि इस बोर्ड के अनुसार बोर्ड के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कितने सदस्यों को क्षेत्र विशिष्ट समितियों बनाई जा सकती है? तो 5। अगर मतलब अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर के लिए के अनुसार JIPB को वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करनी होती है? तो 2 बार करनी होती है। फिर 2016 की नीति के अनुसार JIPB का सदस्य सचिव कौन होता है? तो कौन होता है? तो प्रमुख सचिव उद्योग खान एवं भू विज्ञान विभाग के जो अधिकारी होते हैं या सचिव होते हैं वो लोग जो है इनके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। मेंबर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में काम करते हैं, सदस्य सचिव के तौर पे। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म। हम क्या बोले कि बहुत समय ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी प्रोजेक्ट क्लियर होता ही नहीं है। पता चला है कि हम फिर से ये बात रिपीट कर रहे हैं कि आप 100 करोड़ कहीं से उठा के लेके आए हैं, ब्याज में उठा के लेके आए हैं और आज ही से आपको क्या करना है? उसका इंटरेस्ट पेड करना। अब यहाँ पे हम जमीन का अधिग्रहण के लिए किसी को पैसा दे दिए, हम मशीनरीज के लिए किसी को पैसा दे दिए, अब पता चल रहा है जमीन का तो अधिग्रहण ही नहीं कर रहा है, या पेपर यहाँ पे जो है वो क्लियर हो ही नहीं रहा है, कहीं पे जाके अटक गया है। तो मुफ्त का आपको क्या करना होगा? ब्याज देना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू होगा तब जब आपका कंपनी क्या होगा? रन करने लग जाएगा, या जो कारखाना है वो रन करने लग जाएगा। ये लोग के पेपर वर्क में कारखाना बैठा ही नहीं, रन ही नहीं कर रहा है, तो बिना मतलब का आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इससे तो आपको नुकसान होगा, वर्ड ऑफ माउथ खराब जाएगा, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है यहाँ पे आना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये लोग एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाए, एक जगह आइए, हर पेपर चाहे वो प्रदूषण से हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो, कोई भी मुद्दा से संबंधित हो, यही आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, आपको इधर उधर कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए बोला सिंगल विंडो, नहीं तो पता चला एक पेपर यहाँ पे क्लियरेंस कराना, एक पेपर वहां, आधा जिंदगी उसका दौड़ते भागते ही बीत जाएगा, वो इंडस्ट्री कब लगाएगा। तो इस सबसे बचने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो लाया जाता है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म से काफी सवाल पूछे भी गए हैं, अभी आपको पीवाईक्यू भी हम बताएंगे और काफी सवाल आने का भी समय यहाँ पे चांसेस है। तो बोलता है फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज इन द झारखंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री माइंस एंड जियोलॉजी हैज एस्टैब्लिश्ड अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सबसे पहला सवाल कि ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो किसके द्वारा क्या किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज माइंस एंड जियोलॉजी के द्वारा। मतलब झारखंड सरकार का ये डिपार्टमेंट जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है उसको क्या करता है, लाता है। क्यों लाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कि कोई बिजनेस करे तो बहुत आसानी से बिजनेस कर सके, बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, इसके लिए ये क्या किया जाता है, लाया जाता है। आगे दिया गया है कि ये लोग जो भी काम करते हैं वो टाइम लिमिट में करते हैं। अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव में यही सब उद्देश्य बताया जा रहा था ना, कि हम लोग जो है टाइम बॉन्डेड में क्या करेंगे, काम करेंगे। वही चीज के लिए यहाँ उपाय बता रहा है कि भाई आओ हमारे यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, एक जगह आप जाओ और वहां पे सारा चीज जो है आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपको ज्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। दिस मैकेनिज्म सेल सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब देखिए यहाँ पे सवाल बनने वाला फैक्ट मिलेगा। तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कमेटी बनेगा, और वहां चेयरमैनशिप जो है वो किसको मिलेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी स्टेट के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज माइंस एंड जियोलॉजी, है ना, सॉरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट का, माफ कीजिएगा, इस डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे उसको, विथ ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज एज मेंबर इन दिस कमेटी, और भी सचिव लोग यहाँ पे रहेंगे। दिस कमेटी शैल अप्रूव ऑल द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टिल एमएसएमई लेवल। आपको ध्यान क्या देना है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी के जो हेड होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड माइंस के एंड जियोलॉजी के होते हैं, और वो किसको फाइनेंशियल इंटेंसिव दे सकते हैं, केवल एमएसएमई लेवल तक की, इससे नीचे हो या एमएसएमई लेवल तक के। यहां सवाल पूछा जा सकता है, ज्यादातर लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहीं फंस जाएंगे। अब उससे ऊपर एक कमेटी होता है, मतलब इनसे ऊपर एक और कमेटी होता है, जो होता है क्या, हाई पावर्ड कमेटी हैज बीन फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी बनता है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी, मतलब उससे ज्यादा पावर वाला कमेटी यहाँ पे बनता है, और ये लोग किसका क्लियरेंस देते हैं, तो लार्ज इंडस्ट्री जो होते हैं उसका क्लियरेंस देते हैं। अब और आगे मेगा, अल्ट्रा मेगा या जो मेगा इंडस्ट्री होते हैं उसको बताते हैं कि इसमें क्लियरेंस देना है कि नहीं, ये किसको बताएंगे, सरकार, गवर्निंग जो बॉडी होगा, मतलब इससे जो बड़ा बॉडी होगा उसको, इसको बोलते हैं गवर्निंग बॉडी। मतलब सबसे छोटा बॉडी ये हो गया, छोटे मोटे उद्योग को ये क्लियरेंस देंगे, उससे बड़े वाले को ये लोग देंगे, और सबसे बड़े वाले को देंगे क्लियरेंस गवर्निंग बॉडी, जिसके चेयरमैनशिप जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, उठाते हैं। मतलब चेयरमैनशिप जो है, चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो किसके चेयरमैन कौन होते हैं, वो किस लेवल तक जो है प्रोजेक्ट क्लियरेंस या फाइनेंशियल अगर कुछ इंटेंसिव दिया जा रहा है तो वो दे सकते हैं, ये चीज बताया गया। तो तीन यहाँ पे कमेटी है, तीनों का, पहला वाला जो देगा एमएसएमई लेवल तक, दूसरा वाला जो देगा लार्ज इंडस्ट्री तक, तीसरा वाला जो देगा उसमें तो सिर्फ उसमें तो सीधे कौन है, चीफ मिनिस्टर। ये मेगा और अल्ट्रा मेगा, मतलब बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो ये लोग क्लियरेंस देंगे, ठीक ना। अगर कुछ इंसेंटिव भी देना है तो यही लोग देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी सवाल काफी ज्यादा बन सकता है। चलिए देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की स्थापना किस विभाग के द्वारा की गई। अभी आपको बताएं, उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के द्वारा। दूसरा है कि इनके अनुसार यानी 2016 के अनुसार सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी की अध्यक्षता चेयरमैनशिप किसके द्वारा, तो कमेटी जो है, कमेटी किसके द्वारा होगा, तो प्रमुख सचिव उद्योग खान एवं भू विज्ञान विभाग का। मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसका होना चाहिए, इंडस्ट्री माइंस एंड जियोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट का होना चाहिए। आगे बोलता है कि 2016 की नीति के अनुसार एमएसएमई स्तर तक के सभी प्रोजेक्ट और वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी देने का अधिकार किसे है, तो किसे है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी को ही है। मतलब ये जो कमेटी था वो ही दे सकते हैं एमएसएमई लेवल। आगे इससे और क्वेश्चन पूछा गया है कि 2016 की नीति के अनुसार हाई पावर्ड कमेटी जो है की अध्यक्षता कौन करता है, तो हाई पावर वाला जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी करता है। आगे दिया गया है 2016 के अनुसार मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो है के लिए नीति दिशा निर्देश जो है
देने वाली गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑनरेबल जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, केवल पढ़िएगा तो पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आगे और देखते हैं। सिंगल विंडो पोर्टल है, तो एक क्या है, वेब पोर्टल है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट यहाँ पे बनता है। और देखिए यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया हम, जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो ये चीज है, तो ये कब आया वो आपको यहाँ पे पता चल गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस वेब पोर्टल है, एक क्या किया गया है, वेबसाइट बनाया गया है, वहां सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, सब चीज। ई प्लेटफॉर्म, वन स्टॉप सर्विस फॉर इन्वेस्टर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन झारखंड स्टेट एज वेल एज अदर पार्ट्स टू द कंट्री अब्रोड। मतलब किसी को जानना है तो चाहे वो अब्रोड में रहता हो, चाहे वो स्टेट में रहता हो, चाहे वो अदर स्टेट में, इस वेब पोर्टल के माध्यम से सारा चीज जानकारी ले सकता है। अब यहाँ पे बनाया जाता है सिंगल विंडो सेल। तो 4 सिंगल विंडो सेल जो है यहाँ पे अभी इस नीति के अनुसार दिया गया है, बनाया गया है। 4 सेल फॉर फैसिलिटेशन एंड फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। अगर कोई उद्योगपति को कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहा है तो 4 सेल बनाया गया है, सिंगल विंडो सेल, जो कि उसको क्या करती है, हेल्प। मतलब हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कहीं इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको कुछ परेशानी आ गया, अब कहाँ जाएंगे? इन लोगों के पास जाएंगे, ये लोग जो है हमारा क्या करेगा, हेल्प पहुंचाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे देखिए पूछा भी गया है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? तो ये जो है 2016 में आया था, 2015 में ये लागू हुआ था। अब यहाँ पे दिया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारे स्टेट में क्या किया जा रहा है। तो हम लोग देख रहे थे उस समय, जो ये 2016 का नीति है ना, तो उस समय मेक इन इंडिया बहुत फेमस था। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला गया झारखंड में मेक इन झारखंड आइए और झारखंड में क्या कीजिए, मेक कीजिए, बनाइए, ठीक ना। टॉप 3 इंडियन स्टेट ऑफ टोटल 2015 में। तो किसमें है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम जो है पूरे देश में 3rd रैंक में आते थे, यानी टॉप 3 में। आइए बहुत आसानी से यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको हम क्या करेंगे, सुविधा देंगे, किसी तरह का कोई परेशानी है। तो ईज ऑफ डूइंग से सवाल पूछा है ना, तो इसलिए ना पढ़िएगा तब तो जानिएगा, पीवाईक्यू देखिएगा तब पता चलेगा। अब यहाँ झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर भी क्या किया गया, बनाया गया, मतलब एक केंद्र बनाया गया। वहां पे आपको किसी तरह का डाउट है तो आप वहां पे जाइए, वहां पे हर डाउट क्लियर किया जाएगा। और ये सेंटर जो है वो कहाँ है, ये पूछा जाएगा, झारखंड भवन न्यू दिल्ली में है। मतलब अब कोई न्यू दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऐसे भी देश का राजधानी, वहां बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो झारखंड ही वो नहीं आएंगे। वहां पे एक क्या बना दिया, ऑफिस जैसे बना दिए, वहां पे आएगा, सारा जानकारी वहां पे लेगा। अगर उसको लगेगा तो वो झारखंड आएगा और यहाँ पे देख के जाएगा, और वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा यहाँ पे तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपको पूछा जाएगा झारखंड भवन जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इसका काम क्या है? तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू द स्टेट में इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए अट्रैक्ट करने का ये क्या करता है, प्रयास करता है। तो उससे सवाल भी यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए ये जो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो अभी पीवाईक्यू भी था वो भी यहाँ पे बनाया 2015 में, ये आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2015 का जो रैंकिंग था, 2016 का पढ़ रहे हैं तो वही देखेंगे। तो भारत में झारखंड को कौन सा स्थान मिला था? तो 3रा स्थान मिला था। आगे पूछा गया इस नीति के अनुसार झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दिल्ली में की गई है। कहाँ है? दिल्ली में। आंसर सी है झारखंड भवन, नहीं दिल्ली में। अब आगे और क्वेश्चन है, उद्योग नीति 2016 के अनुसार सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु कितने सेल बनाए गए? तो 4 सेल बताया गया था ना, कि अगर हमको समस्या होगा तो वहां पे हम जाएंगे, हमारा समस्या का समाधान वहां पे किया जाएगा। 2016 के अनुसार झारखंड निवेश केंद्र का नेतृत्व किस रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है? वहीं पे लिखा होगा, छूट गया होगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। झारखंड औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया था? तो मेक इन झारखंड जो है वो शुरू किया था। और भी सवाल है यहाँ पे, सिंगल विंडो पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए आवेदन हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म, वो डिटेल पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। दूसरा पूछा गया है कि इसके अनुसार झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड जो है, JIPB, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि बैठक कितने वर्ष में आयोजित, फिर से रिपीटेड हो गया, 2 बार ये आयोजित होता है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे के क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या बताया गया है। टाइम भी थोड़ा सा कम है हम लोगों के पास, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म शैल वर्क आउट अ डिटेल्ड टाइम फ्रेम फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्रपोजल फॉर लैंड एक्विजिशन। मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म क्या करेगा कि एक टाइम बाउंडेड पे भूमि का अधिग्रहण करने का ये लोग प्रयास करेगा। GM लैंड, जिसको गवर्नमेंट लैंड कहते हैं, वो जो है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म, ये सब ये क्या करेंगे, काम करेंगे, लीज आउट में देंगे। और ये सब आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, 30 साल के लिए लीज दिया जाएगा, ये रिन्यूअल भी होगा। और
हर 5 साल में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे भी कि जो काम के लिए इनको जमीन दिया गया है वही ये लोग काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो उस चीज को क्या कर लिया जाएगा, रद्द कर लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म स्टैब्लिश लैंड बैंक, ये लोग क्या करेंगे, एक भूमि बैंक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक ना। और ये चीज दिया गया, अवॉइड यूज द डबल क्रॉप रीच एग्रीकल्चर लैंड, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। वैसे भूमि, ये पिछला बोले थे ना, पिछला वीडियो में जो बताया है वो चीज यहाँ पे यूज होगा। तो जो भी बंजर भूमि है उसको ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे अधिग्रहण करने का, जो खेती लायक जमीन है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बोला गया जीएम को कितने वर्षों के लिए लीज दिया, वही गवर्नमेंट लैंड को कितने, तो 30 साल के लिए है। फिर नवीकरणीय का प्रावधान है, ये भी बताया गया है, ठीक ना। आगे बताया गया है कि आवंटित भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, तो कितने साल में, 5 साल में, है ना। ये चीज भी पिछला वीडियो में था, तो अगर पिछले जो पार्ट है उसको देखेंगे तो ये सब बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। इंडस्ट्रियल एरिया ई एस्टेट, 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, वहां पे 3 था, यहाँ पे 4 है। देखिए रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर, ये जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट है वो क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, की भूमि अधिग्रहण में आपको सहायता करेगा। रोड, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, पब्लिक यूटिलिटी, ये सब को ये लोग देखेगा। एडवाइजरी सर्विस टू एमएसएमई इंडस्ट्री, ये सब काम करेगा। मतलब कुल मिला के उस एरिया के डेवलपमेंट का देख रेख जो है इन लोगों के हाथ ही होता है। हेल्प द यूनिट्स टू गेट सपोर्ट अंडर एमएसएमई सेक्टर, अदर जीओआई असिस्टेंस। स्टेट कैबिनेट हैज पास्ड रेगुलेशन फॉर ऑल द IADIA, यानी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, सबके लिए एक रूल रेगुलेशन क्या करती है, पास करती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, माइंस एंड जियोलॉजी हैज नोटिफाइड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड इन दीज इंडस्ट्रियल एरिया इन एडिशन टू अबव मेंशन रेगुलेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल माइंस एंड जियोलॉजी जो है नोटिफाई करती है कि आखिर जमीन देंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। देवीपुर इंडस्ट्रियल ई एस्टेट देवघर डिस्ट्रिक्ट हैज एरिया 557 एकड़। तो देवीपुर इंडस्ट्रियल ई एस्टेट जो है वो कहाँ है, वो याद रखिएगा, इसका एरिया भी यहाँ पे सवाल बना है तो वो भी है। उसके बाद बोला गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एक्वायर एटलीस्ट 10,000 एकड़ लैंड। पिछले वीडियो में बताया गया था कि 1,000 एकड़ लेना, यहाँ 10,000 एकड़ जो है वो अधिग्रहण करने का बात किया जा रहा है। तो डेवलप एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटी इन दिस पॉलिसी पीरियड, इस पीरियड में हम लोग बहुत सारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी या बना रहे हैं वो सब चीज हो सके, इसके लिए 10,000 एकड़ जो है एक्वायर करना है। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी विल इंश्योर इंप्लीमेंटेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टॉर्म वाटर, मतलब ये लोग उस एरिया में जो भी डेवलपमेंट कार्य हो उस पे ये क्या करेंगे, काम करेंगे, ऐसा बताया गया है। फिर एनुअल इंस्पेक्शन भी होगा कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, निरीक्षण किया जाएगा। नॉट और दूसरा चीज बोला गया है कि अगर इस प्लॉट का यूज जिस काम के लिए दिया गया है अगर नहीं हो रहा है तो वो प्लॉट जो है वो क्या किया जाएगा, उसे छीन लिया जाएगा। रिकवर द मोर्गेज प्लॉट फॉर सिक इंडस्ट्री यूनिट, तो रिकवर किया जाएगा जो सिक है, बीमार है, उसके लिए लेस देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट एंड there are willing investor to purchase these plot करके यहाँ पे प्लॉटिंग के बारे में कुछ दे रहा है। सप्लाई ऑफ बोर्ड ड्रिंकिंग, फिर वही है ड्रिंकिंग वाटर, ये सब वो सब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले दिया गया कि कुल कितने औद्योगिक है, तो अभी 4 है। दूसरा याडा जो है रांची, बोकारो, दुमका, आदित्य, अच्छा ये तो उसी के बारे में दिया गया। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 547 इसका एकड़ क्षेत्रफल है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि जो झारखंड एवं जो इस नीति के अनुसार इस नीति की अवधि के दौरान प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र विकास याडा द्वारा कम से कम कितनी भूमि अधिग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 10,000 एकड़ जो है वो लक्ष्य रखा गया है। आगे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द प्राइवेट इंडस्ट्री पार्क आल्सो, प्राइवेट इंडस्ट्री पार्क को असिस्टेंट। दिस इज बिकॉज प्राइवेट पार्क्स आल्सो रिक्वायर असिस्टेंट इन डेवलपिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पार्क एंड प्रोवाइड फैसिलिटी टू द पार्टिसिपेशन यूनिट। द झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2015, आपको बस यही याद रखना है कि झारखंड पार्क पॉलिसी जो है वो कब आया था, 2015 में। सवाल यहाँ से बन सकते हैं। इंसेंटिव एंड कंसेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट PPP JV इंडस्ट्रियल पार्क, 50% of the project cost up to maximum ₹10 crore incur to develop of infrastructure for general industrial park। तो यहाँ पे जनरल इंडस्ट्रियल पार्क में मैक्सिमम 50% क्या कर सकता है, या 10 करोड़ जो है वो प्रोजेक्ट कोस्ट हो सकता है। 50% कोस्ट अप टू मैक्सिमम 7 करोड़ इन क्या है, incur on development of infrastructure इन सेक्टर स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे यहाँ पे बनाया गया है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला यहाँ पे है ये वाला झारखंड औद्योगिक नीति के अनुसार PPP का तो फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पहले भी बता दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है।
उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेगा फूड पार्क गेतलसूद रांची में किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, माइंस एंड जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ द आईटी एंड ई गवर्नेंस जो है इनकरेज टू एस्टैब्लिश सेक्टर स्पेसिफिक पार्क जो है, मतलब आईटी पार्क के बारे में आप लोगों को पहले भी, या जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसके बारे में हम बताए थे कि एक तरह के उद्योग को एक जगह स्थापित किया जाता है जिससे सब जो है एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उससे समझ में आपको आ जाएगा। झारखंड औद्योगिक ये नीति के अनुसार सामान्य औद्योगिक पार्क के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परियोजना लागत कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा, तो 50% दिया जाएगा, उसी वहां पे लिखा हुआ था। फिर इस नीति के अनुसार सामान्य औद्योगिक पार्क के विकास के लिए अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है, तो 10 करोड़ रुपया अधिकतम जो है वो दिया गया था, मतलब 50% या 10 करोड़। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि किस स्थान पर मेगा फूड पार्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ पे गेतलसूद रांची में किया गया है। फिर है दिया गया है अगला सवाल है कि इस नीति के अनुसार किन माध्यमों से औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है, तो पूरे सभी चाहे सरकारी और निजी, ज्वाइंट वेंचर और पीपीपी मोड। आगे जो दिया गया है यहाँ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विल बी इंटरकनेक्टेड बाय 4 लैंड रोड। 4 लैंड रोड से हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो क्या होगा, कनेक्ट होना चाहिए। रोड डेवलपमेंट कमेटी जो लिमिटेड है JARDCL, झारखंड एक्सिलरेटेड रोड डेवलपमेंट कमेटी लिमिटेड के साथ मिलकर ये लोग क्या करेंगे, ये कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। रेलवे नेटवर्क है, एयरवेज नेटवर्क यहाँ पे दिया गया है, आराम से अगर आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पोर्ट के बारे में तो आपको बता ही दिया गया है। गैस पाइपलाइन में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के साथ ये लोग क्या किए हैं, एक जॉइंट वेंचर किए हैं। आगे दिया गया है कि इस नीति के अनुसार 1500 किलोमीटर सड़क के सुधार के लिए अनुषंगी आधार पर किस संगठन से की स्थापना की गई है, तो वही है झारखंड एक्सिलरेटेड रोड डेवलपमेंट कमेटी का। आगे दिया गया है झारखंड औद्योगिक नीति 2016 के अनुसार निर्यात को सुगम बनाने के लिए किस स्थान पर इनलैंड कंटेनर डिपो को विकसित किया जा रहा है, तो टाटानगर में होगा। फिर दिया गया है कि इस नीति के अनुसार औद्योगिक विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार किसके साथ समन्वय कर रही है, तो गेल के साथ कर रही है, ठीक ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड गेल एस्टैब्लिश गैस पाइपलाइन नेटवर्क इन स्टेट, आप देखे भी होंगे अगर झारखंड से है तो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हैज बीन अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2017। ये एक सवाल आया भी हुआ है। हम लोग 4000 मेगावाट पावर प्लांट पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ये क्या कर रही है, साइन की है, MOU की है एनटीपीसी के साथ, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस सवाल पूछा गया था 2017 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया। तो देख रहे हैं ना, सवाल यहाँ से आ रहा है। उसके बाद झारखंड स्टेट सोलर पावर पॉलिसी, इस सबको ध्यान में रखिएगा। झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी जो है 2016, इसको याद रखिएगा कि कब कब कोई पॉलिसी आए। एक जगह अगर लिखना चाहे तो उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा भी है। सेम टू सेम है, 4000 मेगा जो है MOU साइन किया गया है पतरातू और एनटीपीसी के बीच में, मतलब गवर्नमेंट और एनटीपीसी के बीच में। फिर आगे यहाँ पे दिया गया है कि इस क्षेत्र में सुधार के लिए उदय योजना के तहत आने वाले देश का पहला राज्य कौन है, ये छूट गया होगा, वहीं पे कहीं लिखा होगा झारखंड। उसके बाद है झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अनुसार सौर ऊर्जा के विकास के लिए राज्य में कौन सी नीति लागू है, तो झारखंड राज्य ऊर्जा नीति 2015, मतलब कब कब आया ना उसके बारे में। यहाँ झारखंड राज्य जल नीति 2016 के बारे में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बताया गया, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये सब के बारे में। यहाँ पे कॉरिडोर के बारे में तो आपको शुरुआत के जो वीडियो के पार्ट थे उसमें ही क्या कर दिया गया, बता दिया गया है। चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है उसको देख लेते हैं। तो बोला जाता है दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत झारखंड के किस स्थान पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के लिए नोड पॉइंट प्रस्तावित है, तो बरही हजारीबाग में। दूसरा क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार बरही में प्रस्तावित IMC के विकास के लिए भारत सरकार से लगभग कितनी सहायता मिलने की उम्मीद है, तो 2500 करोड़ सहायता मिलने की क्या है, उम्मीद है। आगे दिया गया है इस नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस क्षेत्र के बीच औद्योगिक गलियारे को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, तो कोडरमा और बहरागोड़ा। आगे दिया गया है झारखंड औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार कोडरमा बहरागोड़ा औद्योगिक गलियारे का विकास 4 लेन सड़क के दोनों ओर कितनी दूरी तक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो 25 किलोमीटर। तो इस तरह से ये सब सारा चीज दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर जो है वो दिया गया है। MSME कंट्रीब्यूशन नियरली 8% ऑफ द कंट्रीज GDP और 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड 40% ऑफ एक्सपोर्ट। पूरा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 8% GDP का है, 45% जो है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट करता है, 40% जो है एक्सपोर्ट होता है। तो लार्जर शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट
आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोग एमएसएमई में ही क्या हुए हैं, जुटे हुए हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एमएसएमई एक्ट 2016 में आया था, ये चीज भी देख लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है, 1 ही घंटा का हम लोग का ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, आप जाके बना लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट के बारे में दिया है, 40 टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पे लिखा भी गया है, और इसके लिए झारक्राफ्ट क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक ना। ये झारक्राफ्ट कब बना था वो भी पूछा गया था, 2016 में बनाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर के बारे में दिया गया है। ये सब थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे लास्ट में, चूंकि टाइम कम है तो हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, बहुत आसान सा चीज है। देखिए ये भी पूछा गया था कि ये जो पॉलिसी है वो कितने साल के लिए लाया गया, 5 साल के लिए ये लाया गया, वो चीज यहाँ पे पूछा गया था, 2016 में ही पूछा गया था। न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट जो है विद इन 5 ईयर, ये चीज तो वही है, 5 साल के लिए है। तो ये सब सारा चीज था, इसका क्वेश्चन वगैरह देख लीजिएगा, लास्ट में जो है ये सब आपको मिल जाएगा। एक चीज और है कि सीमेंट उद्योग के लिए यहाँ पे कितना था, 300 करोड़ था, ये भी पूछा गया। तो ये सब भी पूछा जाता है, देख लीजिए ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद है 250 करोड़ से ऊपर वाला को मेगा प्रोजेक्ट हम कहेंगे। अभी देखिए ना क्लियरेंस में, तो वो सब चीज यहाँ पे दिया हुआ था। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनना था, 1 घंटा 5-10 मिनट के लिए, लेकिन 5-10 मिनट के लिए और दूसरा वीडियो क्या ही इसका बनाएंगे। थोड़ा सा अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट होंगे तो नोट्स जाके पढ़िएगा, खुद से भी पढ़िएगा, तो जितना हम समझाएं वो समझ में आपको आ जाएगा, और आप जो है टेस्ट खुद से बना लीजिएगा, इससे आप ही को ज़्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।